मिसेस यामिनी गिल ने जब सुना कि शनाया आहान के साथ कहीं जाने की बात कर रही थी तो उनके होश ही उड़ गए थे। शनाया, ये तुम क्या कह रही हो? देखो शनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनकर शनाया अपना फैसला बदल देगी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। कुछ सोचने के बाद फिर मिसेस यामिनी गिल ने आहान को डराते हुए कहा, और तुम भी आहान, आज जोश जोश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। वैसे तो आहान बाहर से बहुत ज्यादा शांत लग ज्यादा शांत लग रहा था, लेकिन जब शनाया ने बिना किसी डर के उसका हाथ पकड़ लिया तो आहान बहुत इमोशनल महसूस कर रहा था। आहान शनाया की पकड़ से अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए सीमा बुआ जी और रतन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि आखिरकार आहान उनकी बात मान रहा था तो उन्होंने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा है, ये निकम्मा आहान मेरी बात तो सुनता है, मुझे मना करने की हिम्मत नहीं करता। जहां एक तरफ मिसेस यामिनी गिल खुश हो रही थी, वहीं शनाया आहान से डिसअपॉइंटेड लगने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, आहान, ये तुम क्या कर रहे हो? शनाया नहीं चाहती थी कि आहान किसी बुज़दिल की तरह सीमा बुआ जी और रतन से माफी मांगे। जैसे ही आहान उनके पास पहुंचा, रतन ने उसे हुक्म देने के अंदाज में कहा, तुम वहाँ पर खड़े किस सपने में खोए हो? यहाँ आओ और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरी माँ से माफी मांगो। आहान रतन की तरफ गया और उससे सवाल करते हुए बोला, रतन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं माफी मांगू? ये सुनकर रतन हंसने लगा। और नहीं तो क्या, मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें खींच के एक थप्पड़ लगाऊंगा और ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आखिरकार रतन ने आहान से अपनी बेइज्जती का अपना बदला ले ही लिया था। रतन की कही ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान छा गई, जिसे देखकर सीमा बुआ जी को थोड़ी घबराहट सी हुई। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मिसेस यामिनी गिल के यहाँ होते हुए आहान क्या ही कर सकता था। आहान रतन के सामने जाकर खड़ा हो गया। रतन का घमंड अब 7वें आसमान पर चढ़ रहा था और उसने ताना देते हुए कहा, अब बैठ भी जाओ जीजा जी। जैसे ही रतन ने अपना आखिरी शब्द कहा, आहान ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। वो थप्पड़ रतन को इतना जोर से लगा था कि वो नीचे गिर गया। रतन ने दर्द से चीखते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। मिसेस यामिनी गिल और शनाया भी दंग रह गए थे। उन्होंने आहान के ऐसे एग्रेसिव रिएक्शन को एक्सपेक्ट नहीं किया था। आहान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो बहुत ही शांत नजरों से रतन के पास गया और उससे बोला, रतन भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझे आपको इतना नहीं मारना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, आपने खुद मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की थी। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। आहान अब अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से एक बार जमीन पर लेटे हुए रतन के शर्ट को पकड़कर उसे उठाया और एक बार फिर से रतन को जमीन पर पटकते हुए कहा, मुझे फिर से माफ कर दीजिए। मैं अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वैसे मेरी शनाया के घर आकर आपको तमाशा करने के लिए किसने कहा था? गलती तो आपकी भी है ना रतन भैया। कुछ देर तक अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश करने के बाद सीमा बुआ जी ने आहान से कहा, आहान, बस करो, मेरे रतन को छोड़ दो, वरना। आहान ने उनकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं और फिर से रतन का शर्ट पकड़ लिया। अब आहान ने रतन से सवाल करते हुए कहा, रतन भाई, वो सीमा बुआ जी वरना कह रही थी, आप बताइए वो क्या कर सकती हैं? कहिए ना, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? आहान ने अपना ये सवाल इस तरह किया था कि उसे रतन की बहुत फिक्र हो रही थी।
अब मिसेस यामिनी गिल को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये वही आहान था जो उसके सामने मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं करता था? एकदम से मिसेस यामिनी गिल के इस निकम्मे घर जमाई में इतना बदलाव कैसे आ गया? आहान एक बार फिर से रतन को जमीन पर पटकने ही वाला था कि शनाया ने अपने पति को अप्रोच किया। आहान, शनाया इतनी डर गई थी कि उसकी जुबान में आहान को कपकपाहट महसूस हो रही थी। जब आहान ने देखा कि शनाया बहुत घबरा गई थी तो वो खामोशी से खड़ा हो गया। आहान ने शनाया के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे ना डरने का यकीन दिलाया। अपनी बीवी की तरफ देखते हुए आहान ने मन ही मन में कहा, मैं शनाया को डराना नहीं चाहता। अगर इस वक्त उन्होंने मुझे नहीं रोका होता तो उस रतन और उसकी लालची माँ को अच्छा सबक सिखाता। जब आहान की नजरें शनाया से हटी, उसने देखा कि मिसेस यामिनी गिल उसे ही घूर रही थी। अपनी सासू माँ को देखकर आहान ने उनसे डरते हुए कहा, मॉम, क्या इतना काफी है या फिर आप चाहती हैं कि मैं माफी मांगना कंटिन्यू करूं? आहान ने अपना ये सवाल बहुत ही पोलाइट अंदाज में एक स्माइल के साथ किया था। इस सवाल को सुनकर एकदम से मिसेस यामिनी गिल अपने होश में वापस आई और उन्होंने गुस्से भरे लहजे में सवाल किया, आहान, क्या तुम्हें कानून का, लोगों का, किसी का भी डर है या नहीं? या तुम मुझे भी ऐसे ही मारोगे? मिसेस यामिनी गिल के सवाल को सुनकर आहान उनके पास गया और उन्हें सलीके से समझाया। मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? आप शनाया की मॉम हैं। भले ही आप मुझे अपना दामाद नहीं मानती, मेरे लिए तो आप मेरी अपनी मॉम की तरह हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं गिल परिवार का घर जमाई हूँ, कुत्ता नहीं। कुछ चीजें अगर अपनी हद में ही रहे तो अच्छी लगती हैं। मिसेस यामिनी गिल को ये सुनने के बाद शॉक लगा। उन्हें एक ही वक्त पर गुस्सा और डर, ऐसे दोनों इमोशंस फील हो रहे थे। मिसेस यामिनी गिल ने फिर बिना डरे आहान से नजरें मिलाई और उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो आहान? अपनी मदर इन लॉ का पूछा हुआ ये सवाल सुनकर आहान हंसने लगा। उसने मिसेस यामिनी गिल से कहा, ये कोई धमकी नहीं है, मैं तो बस आपको एक एडवाइस दे रहा था जो आपके बहुत काम में आने वाली है। ये बात सुनने के बाद जो मिसेस यामिनी गिल गुस्से में और इम्पल्सिव होते हुए नजर आ रही थी, एकदम से शांत हो गई। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी शनाया की तरफ देखा। शनाया को देखकर ये बताना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि वो आहान से एग्री करती थी। अपनी बेटी के ऐसे रिएक्शन देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई थी। फिर मिसेस यामिनी ने अपने दांत पीस कर कहा, अच्छी एडवाइस है आहान, बहुत अच्छी एडवाइस है। अब एक एडवाइस तुम भी ले लो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में बोला, ठीक है। और अपनी बात कहने के बाद बिना कुछ सोचे वो दरवाजे की तरफ चला गया। शनाया की आंखें एक ही पल में नम हो गई थी। उसने अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा, मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन मिसेस यामिनी गिल को इस बात से राहत मिल रही थी कि उनके सर से एक मुसीबत बिना किसी नखरे के चली गई थी। अपनी रोती हुई बेटी के सवाल को सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने कहा, मैंने क्या किया है शनाया? ये सब तुम्हारे ही भले के लिए हो रहा है। अच्छा हुआ कि वो निकम्मा आहान चुपचाप यहाँ से चला गया। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी जो इस आहान से 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। जब से शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट की हेड बनी थी, कई बड़े खानदानों से उसके लिए पूछा जा रहा था। उन सभी अमीर परिवारों के इरादे साफ थे। मिसेस यामिनी गिल ने सोचा कि एक बार आहान और शनाया की सो कॉल्ड शादी खत्म हो जाए तो सब कुछ उनके मन के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन शनाया ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। शनाया ने अपने आंसू पोंछ लिए और मिसेस यामिनी गिल से बोली, मॉम, आप बहुत गलत कर रही हैं। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने शनाया की कही ये बात सुनी, हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वो तुरंत बोल पड़ी, क्या गलत कर रही हूँ? क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम खुद क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें बड़ा करने में कितनी मेहनत की है और तुम मुझे उस सब का ये सिला दे रही हो शनाया। मगर इससे पहले मिसेस यामिनी गिल अपनी बात पूरी कर पाती, उन्होंने एक जोर की आवाज सुनी। ये दरवाजा बंद होने की आवाज थी। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि शनाया घर से चली गई थी। क्या शनाया भी घर छोड़कर चली गई थी? मिसेस यामिनी गिल को ये समझ में नहीं आ रहा था।
कि उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था। वो भागकर दरवाजे के पास गई और चिल्लाने लगी, शनाया, तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ शनाया, मैंने कहा वापस आओ। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। शनाया बहुत पहले ही चली गई थी। मिसेस यामिनी गिल ने परेशान होकर अपना सर पीट लिया। तभी सीमा बुआ जी ने उन्हें पुकारते हुए कहा, भाभी, अगर इस बार मेरे रतन को कुछ हुआ तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। सीमा बुआ जी के पूरे चेहरे पर नफरत छाई हुई थी, क्योंकि जमीन पर बेहोश पड़े हुए रतन का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। मिसेस यामिनी गिल भागकर वहां आई और सीमा बुआ जी को समझाते हुए बोली, सीमा दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, रतन को कुछ नहीं होगा। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ऐसा नहीं था कि मिसेस यामिनी गिल को रतन की कोई फिक्र थी। वो तो हर रोज ऐसे तमाशों का हिस्सा होता था। लेकिन बात मिसेस यामिनी गिल के उस राज की थी जो उन्होंने बहुत वक्त से छिपाए रखा था। अगर वो बात बाहर आ जाती तो उनकी बहुत बदनामी होती। सीमा बुआ जी भी ये अच्छे से जानती थी। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल को डराते हुए कहा, भाभी, मैं तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे कहने के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब जब सीमा बुआ जी आहान से बदला नहीं ले पाई थी तो उनके पास अपनी यामिनी भाभी का फायदा लेने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। ये बात सुनते ही मिसेस यामिनी गिल की आंखों में घबराहट झलकने लगी। उन्होंने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, सीमा दीदी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही शनाया वापस लौटती है, मैं उसे 25 लाख रुपए लेकर आपके पास भेज दूंगी। ये सुनते ही सीमा बुआ जी जोर से हंसने लगी। भाभी, इन हालातों को देखकर मुझे नहीं लगता कि 25 लाख रुपए काफी होंगे। देखिए, आपके उस निकम्मे घर जमाई ने मार मार के मेरे रतन की क्या हालत बना दी है। मुझे और पैसे चाहिए। सीमा बुआ जी की ये बात सुन के मिसेस यामिनी गिल ने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, आज मैंने सच में एक लालची और चालाक लोमड़ी को अपनी आंखों से देख लिया है। अपने बेटी की ऐसी हालत होते हुए भी इस सीमा की लालच कहीं खत्म नहीं हो रही। बजाय उसे हॉस्पिटल ले जाने के, ये औरत यहाँ मुझसे सेटलमेंट के पैसे मांग रही है। अगर मेरा राज, मेरी कमजोरी इस सीमा को पता नहीं होती तो मैं उसे उसके असली औकात दिखा देती। सीमा बुआ जी ने फिर मिसेस यामिनी गिल से कहा, वो नई कार वो मेरे बेटे को दे दो, और जब शनाया वापस आए तब उससे कहना कि मेरे पास 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआ जी मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लकी निकला। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक जिंदगी आराम से कटेगी। मिसेस यामिनी गिल का ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से सीमा बुआ जी उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी? क्या शनाया आहान के पास गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए। उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआ जी ने मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लकी निकला। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक जिंदगी आराम से कटेगी। जहाँ एक तरफ कोई आहान की वजह से खुशियां मना रहा था, आहान थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था। आहान ने कभी भी मिसेस यामिनी गिल की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लिया था, मगर आज उसे वो चुप गई थी। आहान ने चलते हुए देखा कि एक आदमी अपने कुत्ते को वॉक करा रहा था। आहान ना ही उस कुत्ते को जानता था और ना ही उसके मालिक को, मगर पिछले 3 सालों से आहान रोज उन दोनों को घूमते हुए देखता था। उसने मन ही मन में कहा, हम किसी जानवर के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं तो हमें थोड़ा सा लगाव हो जाता है, लेकिन मॉम ने हमेशा मुझसे नफरत ही की है। तभी शनाया अपनी बिल्डिंग से बाहर आई। उसने आहान की उदास आंखें देखी कि कैसे वो उस कुत्ते और उसके मालिक को देख रहा था। ये देखकर शनाया अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई। शनाया ने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को छू कर कहा, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। आहान के दर्द को कभी समझ ही नहीं पाई। उसका दिल बहुत साफ है, तभी तो खुद से भी पहले वो मेरे और मॉम डैड के बारे में सोचता है। मुझे आज भी याद है, हमारी शादी वाले दिन पापा ने हमें आशीर्वाद देते वक्त कहा था कि हम अब से एक होंगे, एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह। आहान ने तो वो बात सीरियसली ले ली है,
लेकिन मैं 3 सालों के बाद इस बात का मतलब समझ रही हूँ। पता नहीं आहान कैसा महसूस कर रहा होगा। एकदम से शनाया को आहान का चेहरा याद आ गया और वो भागकर आहान के पास चली गई। आहान, अपना नाम सुनकर जैसे ही आहान पीछे मुड़ा, शनाया ने उसे कसकर हक कर लिया। आहान कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा था। उसे शनाया के आंसू अपने बदन पर महसूस हो रहे थे। एक ही पल में जब उसकी बीवी रो रही थी, आहान अपनी सारी फीलिंग्स को भूल गया और बोला, शनाया क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? शनाया ने सिसकियां भरते हुए सोचा। इस सिचुएशन में भी आहान को मेरी फिक्र हो रही है। ये इतना अच्छा क्यों है? शनाया कुछ देर तक ऐसे ही रोती रही। आहान भी उसका सर सहलाते हुए उसे शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद शनाया ने आहान की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आहान, आई एम सॉरी। पता नहीं घुटनों के बल बैठकर उस नालायक रतन से माफी मांगने की बात को तुमने चुपचाप सुन कैसे लिया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो सब सहन नहीं कर पाती। शनाया की इन बातों को सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने शनाया के गालों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आहान का जवाब सुनकर शनाया के दिल में दर्द होने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से आहान का चेहरा पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, याद है ना? हम दोनों एक टीम हैं। तुम्हें मेरे सामने ठीक होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे होने के बावजूद भी तुम्हें वो सब सहना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आहान ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी बीवी को देखा। आज शनाया सच में उसकी फिक्र कर रही थी। ये देखकर आहान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने शनाया की आंखों में आंखें डालकर बोला, शनाया, आपको मुझसे कभी भी सॉरी नहीं कहना है। आप कुछ गलत नहीं कर सकती। आज जो कुछ भी हुआ था उसमें शनाया की कोई भी गलती नहीं थी। उल्टा वो खुद आज आहान के लिए एक बढ़िया सी कार खरीद कर लाई थी। आहान के साथ मार्केट में भी गई थी। और इतना ही नहीं, शनाया ने तो आज सबके सामने बिना डरे आहान का साथ भी दिया था। ये सब तो सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल की वजह से हो रहा था। शनाया ने फिर आहान से कहा, लेकिन मॉम की तो गलती है ना, उन्हें तुम्हारे साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। शनाया की बात सुनकर आहान ने उसे गले लगा लिया। वो इस सब में शनाया को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता था। आफ्टर ऑल आहान ने अपने आप से वादा किया था कि वो शनाया को हमेशा खुश रखेगा, इस दुनिया की सारी खुशियां उसे देगा। शनाया, कोई बात नहीं, मॉम बस थोड़ा गुस्सा थी, इसीलिए उन्होंने ये सब कह दिया। शनाया अपना और आहान का मूड और खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आहान के आगोश से अपना सर बाहर निकाला और पूछा, तो आज रात हम कहाँ रहने वाले हैं? शनाया का सवाल सुनकर आहान कंफ्यूज हो गया। हम? शनाया, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अब मॉम ने मुझे घर से निकाला है, आपको नहीं। आप मेरे लिए परेशान मत होइए और घर लौट। लेकिन इससे पहले कि आहान अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया ने उसके होठों पर अपनी छोटी सी उंगलियां रख दी। आहान बिल्कुल दंग रह गया था। शनाया ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर मॉम तुमसे माफी मांगकर तुम्हें घर वापस आने का नहीं कहेंगी तो मैं भी घर नहीं लौटूंगी। शनाया ने अपनी ये बात बहुत ही जिद्दी अंदाज में कही थी। उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही तरह की मासूमियत छलक रही थी। जब आहान ने शनाया की कही ये बात सुनी, उसके दिल में नरमी छा गई। वो समझ गया कि शनाया इस बार डिटरमाइंड थी। वो आखिर तक आहान का साथ देने वाली थी। ये जानकर आहान को दिल ही दिल में बहुत सुकून भी मिल रहा था। आहान ने फिर कुछ सोचा और शनाया से कहा, तो फिर हम रोजवुड स्प्रिंग में चलते हैं। जब से आहान ने वो बंगलो खरीदा था, उसे वहां रहने का एक भी मौका नहीं मिला था। वो चाहता था कि शनाया को उसके अपने घर में ले जाए। आहान क्यूरियस भी था कि उतने बड़े घर को देखने के बाद शनाया कैसे रिएक्ट करेगी। वो नर्वस महसूस करेगी या फिर बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन इस वक्त शनाया कुछ और ही फील कर रही थी। उसने कंफ्यूज होकर आहान से कहा, रोजवुड स्प्रिंग? वहाँ पर तो कोई होटल नहीं है, सिर्फ बंगलोज है। शनाया की बात सुनकर आहान ने सीरियस होकर उससे कहा, हम होटल में क्यों रहेंगे? आहान का ये सवाल सुनकर शनाया हंसने लगी। उसने आहान का हाथ पकड़ा और दोनों साथ में बिल्डिंग से दूर चलने लगे। शनाया ने हंसते हंसते आहान से कहा, हम होटल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रास्ते पर? शनाया ने मजाक में ये बात कह तो दी थी, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया था। शनाया के एम्बैरेस चेहरे को देखकर अब आहान हंसने लगा।
उसने शनाया को जवाब देते हुए प्यार से कहा। आप भी ना शनाया, क्या सोच रही हैं? हम बंगलों में रहेंगे। आहान की बात सुनकर शनाया ने नाक सिकुड़ ली और आहान के बाजू को दबाते हुए बोली, आहान, अब मुझे चिढ़ाना बंद करो। तुम्हें ब्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है। रोजवुड स्प्रिंग में 9 बंगलो हैं और वो 9 के 9 बेचे जा चुके हैं। हमारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। शनाया की बात सुनने के बाद आहान को इस बात का एहसास हुआ कि शनाया उसे सीरियस समझ रही थी। आहान चलते चलते रुक गया। उसने शनाया से कहा, शनाया, क्या आपको लग रहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ। रोजवुड स्प्रिंग में मेरा एक बंगलो है, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, वैसा जैसा आपको पसंद आएगा। आहान ने अपनी बात बहुत ही जेन्युइन अंदाज में कही थी। वो ये कोशिश कर रहा था कि शनाया को उस पर यकीन आ जाए, लेकिन शनाया ने एक बार फिर से आहान की बात को मजाक समझ लिया और बोली, हाँ आहान, तुम ये क्यों नहीं कहते कि पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही तुम्हारा है? अब चलो। अपनी बात कहते हुए शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। आहान कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसने अपनी बात को मन में ही रहने दिया। आगे आगे चल रही शनाया को देखकर आहान ने दिल ही दिल में कहा, अब शनाया, मैं जो भी कह रहा हूँ आपको जोक ही लग रहा है, तो कुछ कहने का क्या फायदा? लेकिन सच तो ये है कि असल में पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन मेरा ही है। खैर, जाने दो। जब आहान ये सब सोच रहा था, शनाया के दिमाग में अलग ही ख्याल घूम रहे थे। किसी नतीजे पर आने के बाद शनाया ने आहान की तरफ मुड़कर देखा और बोली, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। आज रात हम रूपल के घर चलते हैं। उसका घर बहुत बड़ा है और वो वहाँ अकेली ही रहती है। वो हम दोनों को वहाँ रहने के लिए मना नहीं करेगी। अब जब शनाया ने अपना मन बना ही लिया था, तो आहान क्या कह सकता था? उसने भी हामी भर दी। वैसे तो शनाया ने जब रूपल के घर जाने का कहा, आहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन शनाया की खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। कुछ देर चलने के बाद आहान और शनाया ने टैक्सी रोकी और रूपल के घर जाने लगे। रूपल का घर शहर के बीच वाले हिस्से में था। भले ही उस लोकेलिटी को रोजवुड स्प्रिंग से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी शिमला शहर का ये हिस्सा वाकई में बहुत लैविश और खूबसूरत था। टैक्सी में बैठने के बाद जब शनाया ने रूपल को अपने आने की खबर देने के लिए कॉल किया, उसे सब कुछ बता दिया। कुछ देर के बाद वो दोनों रूपल के घर के बाहर थे। शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े हो गए। कोई भी दरवाजे पर डोरबेल बजाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। आहान ने कुछ सोचा और अपनी आंखों से इशारा करते हुए शनाया से बोला, क्या हम अंदर नहीं जा रहे? आहान की ये बात सुनकर शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, इस घर में डोरबेल नहीं है। आहान ने जब ये बात सुनी, उसे बड़ी हैरानी हो गई। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या डोरबेल नहीं है? लेकिन क्यों? शनाया ने आहान से ऐसे ही किसी सवाल की उम्मीद की थी। वो कुछ कदम आगे चलकर एक पौधे के पास गई और आहान से बोली, वो क्या है ना, जब रूपल छोटी थी उसका हाथ डोरबेल तक नहीं पहुंच पाता था और इस बात के लिए उसके कजिन्स उसे बहुत चिढ़ाते थे। वैसे तो रूपल ने बहुत एक्सरसाइज करके अपनी हाइट बढ़ा ली, लेकिन तब से रूपल को डोरबेल से नफरत है। इसलिए जब उसने अपना खुद का घर लिया तो कोई डोरबेल नहीं लगवाई। ये बात सुनकर आहान का मुंह बन गया। उसने सोचा कि ऐसी कोई अजीब सी बात रूपल से ही रिलेटेड हो सकती थी। शनाया ने फिर आगे कहा, डोरबेल ना होने का दूसरा रीजन ये है कि रूपल को घर पर मेहमान बुलाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर घर पर डोरबेल ही नहीं होगी तो लोग उसे परेशान ही नहीं करेंगे। ये भी एक अजीब तरह का लॉजिक था। आहान ने फिर रूपल के इस बड़े से विला को देखते हुए मन ही मन में कहा, ये रूपल किसी चुड़ैल से कम नहीं है। एक तो इतने बड़े घर में अकेली रहती है और ऊपर से उसे कोई गेस्ट भी नहीं चाहिए। पता नहीं अगले कुछ दिन कैसे कटने वाले हैं। आहान ने फिर शनाया की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, तो फिर हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? आहान के सवाल का जवाब देते हुए शनाया ने कहा, इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो। इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। आहान ने तुरंत शनाया की बात पर हामी भर दी और उसके पास चला गया। वो पौधा थोड़ा ज्यादा ही भारी था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए आहान और शनाया थोड़े नजदीक आ गए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसने आहान की तरफ देखकर स्माइल किया। एकदम से आहान को कुछ याद आ गया और उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? क्या इस बार शनाया अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या आहान और शनाया का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा?
या फिर से कोई बीच में आ जाएगा। रूपल के घर में आहान के अगले कुछ दिन कैसे बीतने वाले थे, जानने के लिए सुनते रहिए। कर उस पौधे को हटाने की कोशिश करने लगे। वो पौधा थोड़ा ज्यादा ही भारी था। आप रहने दीजिए शनाया, मैं इस प्लांट को हटा लूंगा। आहान ने शनाया से कहा। शनाया ने आहान को तुरंत मना कर दिया और बोली, आहान, मैं इतनी भी डेलिकेट नहीं हूँ। क्या तुम भूल गए कि हम दोनों एक टीम हैं? शनाया आहान की एक बात नहीं सुनने वाली थी, इसलिए आहान ने भी उससे ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। थोड़ी कोशिश करने के बाद आहान शनाया को डायरेक्शंस देने लगा। शनाया, आप इस प्लांट को थोड़ा राइट में पुश कीजिए। लेकिन उसे उठाने की कोशिश करते हुए शनाया का बैलेंस बिगड़ गया और वो जाकर आहान पर गिर गई। इसके चक्कर में आहान और शनाया थोड़े ज्यादा ही नजदीक आ गए, इतने की दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसने आहान की तरफ देखकर स्माइल देते हुए कहा, आहान, हमारे साथ आजकल ऐसे मोमेंट्स कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहे। आहान ने अपने ऊपर लेटी हुई शनाया की जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, हाँ ये तो है, मुझे लगता है कि अब तो आपको इस सब की आदत हो गई होगी। आहान की बात सुनकर शनाया खिलखिलाने लगी। उसने हल्के से आहान के सीने पर अपने हाथ से चपट मार दी और बोली, हाँ, मुझे तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत होने लगी है, लेकिन तुम अभी भी शर्माने से बाज नहीं आ रहे। ये सुनकर आहान भी हंसने लगा। उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। कुछ दिनों के पहले आहान और शनाया एक दूसरे का हाथ भी पकड़ने से शर्माते थे और आज वो एक दूसरे के अराउंड बहुत कंफर्टेबल फील करने लगे थे। एकदम से आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा, आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? जैसे ही शनाया ने आहान का ये सवाल सुना, वो थोड़ी सीरियस लगने लगी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, इस मैटर को आज सुबह ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बेवकूफ रतन और सीमा बुआ जी बीच में आ गई। खैर कोई बात नहीं, लेट इज बेटर देन नेवर। अब जब मुझे अच्छा मौका मिला है तो मैं आहान से इस बारे में बात कर ही रहूंगी। शनाया ने अब अपना मन बना लिया था। उसने फिर आहान की तरफ देखकर उससे कहा, आहान, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों। मगर एक बार फिर से शनाया की बात को अधूरा ही रहना था। अचानक से रूपल के घर का दरवाजा खुला और उसने बाहर आकर चिल्लाते हुए कहा, अपना ये शो बंद करो। ये क्या चल रहा है शनाया? आहान, क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते? वैसे मुझे तो तुमसे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, बेशर्म कहेंगे। आहान को कोसते हुए रूपल उन दोनों के पास गई और शनाया का हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में मदद करने लगी। शनाया आहान और रूपल से अपनी नजरें चुराने लगी। उसने एकदम से रूपल के बीच में आने की उम्मीद नहीं की थी। और रही बात आहान की, तो जब से उसने रूपल के घर के लिए हामी भरी थी, उसने ऐसी बात सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। अपने कपड़े झटकते हुए आहान भी खड़ा हो गया। रूपल ने अजीब सी नजरों से आहान को देखा और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोली, शनाया, ये सब क्या हो रहा था? शनाया ने भी इस तरह जवाब देना शुरू किया मानो उसे अपनी हरकत का हिसाब दे रही हो। रूपल, वो मैं इस प्लांट के नीचे रखी हुई स्पेयर चाबी ढूंढ रही थी। वो प्लांट थोड़ा भारी था तो इसलिए मैंने आहान से हेल्प मांग ली। हम तो बस चाबी निकाल रहे थे कि मेरा बैलेंस चला गया और फिर जो तुमने देखा। शनाया के इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को सुनकर आहान दंग रह गया। उसने अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह शनाया रूपल को सब एक्सप्लेन कर रही है, मैं शनाया का पति नहीं कोई दूसरा आदमी हूँ। इन लड़कियों की दोस्ती मुझे अजीब सी वाइब्स देती है। जब रूपल ने शनाया की ये बात सुनी, उसने शक भरी निगाहों से आहान की तरफ देखा और बोली, क्या ऐसा ही है? जब रूपल ने आहान से ये सवाल किया, उसका मुंह बन गया। आहान ने रूपल से नजरें फेरते हुए उससे कहा, हाँ, मैं भला तुम्हें जवाब क्यों देने लगा? शनाया मेरी वाइफ है। तुम तो मुझसे इस तरह सवाल कर रही हो जैसे मैंने शनाया के साथ कोई जबरदस्ती की है। आहान ने अपना जवाब दे तो दिया था, लेकिन शनाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, आहान, बात को मत बिगाड़ो। अपनी वाइफ की ऐसी वार्निंग को सुनकर आहान की आंखें रोल हो गई। उसने फिर रूपल की तरफ देखा और बोला, जी ऐसा ही है, ये सब एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आहान के जवाब को सुनने के बाद रूपल ने कुछ सोचा और उसे अपना फैसला सुनाते हुए बोली, अगले कुछ दिन तुम्हारी वाइफ मेरे साथ रहेगी, तो फिर तुम पहले फ्लोर पर ही रहना।
समझ गए? ये सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। क्या ये लाइन आहान को कहने की नहीं थी? लेकिन शनाया की तरफ देखकर आहान ने बेमन से हाँ में अपना सर हिला दिया। रूपल के इंस्ट्रक्शंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रूपल ने आगे आहान से कहा, और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखो, मेरी परमिशन के बिना तुम सेकंड फ्लोर पर कदम भी नहीं रख सकते। अब आहान का सब्र जवाब दे रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कसम खाकर कहा, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। रूपल ने सोचा नहीं था कि आहान इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? चलो शनाया। ये कहकर रूपल ने आहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और शनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गई। आहान को अभी से यहाँ आने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो बीवी से करे प्यार वो कैसे करे इनकार। आहान भी घर के अंदर चला गया। अब जब लिविंग रूम में वो अकेला ही बैठा था तो आहान ने सोचा कि क्यों ना मिस्टर विक्रम को कॉल करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और बाकी दूसरे बिजनेस का फॉलोअप ले लिया जाए। अपने फोन कॉल के नतीजे पर आते हुए आहान ने कहा, विक्रम जी, आप बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, आपके तजुर्बे के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट क्या फ्यूचर दिखा रहा है? भले ही आहान को उसके पापा आदित्य रायजादा और उनके साथ काम करने वाले लोग खास पसंद नहीं थे, लेकिन मिस्टर विक्रम एक बहुत ही समझदार और लॉयल बिजनेसमैन थे। उनका एक्सपीरियंस और काम के लिए डेडिकेशन आहान को हमेशा से इम्प्रेस करता आया था। इसलिए मिस्टर विक्रम की राय आहान के लिए बहुत जरूरी थी। आहान के सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर विक्रम ने कहा, यंग मास्टर, अगर सच कहूं तो शुरुआत में मैं आपकी इन्वेस्टमेंट और डिसीजन मेकिंग से कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन हमारा इनिशियल प्रॉफिट बहुत कमाल का है। हमें 10 दिन में जितना प्रॉफिट हुआ है उतना रायजादा ग्रुप्स में 3 महीने का मार्जिन होता है। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए यंग मास्टर। अगर आपके दिमाग में कुछ और सजेशन और प्रोजेक्ट होंगे तो मुझे बता दीजिए, हम उन पर भी काम शुरू कर सकते हैं। मिस्टर विक्रम आहान के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, लेकिन आहान ने उनसे केयरलेस अंदाज में कहा, विक्रम जी, क्या जल्दी है? अब इस प्रॉफिट और रायजादा ग्रुप को बहुत कुछ देखना है, हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर आहान ने फोन कट कर दिया। फोन के दूसरे तरफ से ये सुनकर मिस्टर विक्रम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मुझे इसी बात का डर लगा रहता है, ये नया वारिस इतना स्मार्ट है कि कब क्या कर सकता है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। खैर छोड़ो, मुझे उस प्रॉफिट को किसी सही जगह इन्वेस्ट करना है। यंग मास्टर को समझाना वैसे भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरी तरफ रूपल के घर में अपना काम खत्म करने के बाद आहान ने एक अंगड़ाई ले ली। आज का दिन उसके लिए बहुत ही बड़ा था और कुछ देर के बाद उसे फिर से शनाया के लिए खाना भी बनाना था। अब वो थोड़ा थक गया था, इसलिए आहान ने सोचा कि शावर लेकर थोड़ा आराम करना चाहिए। आहान लिविंग रूम से अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि उसने कोई आवाज सुनी। क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? लेकिन अरे हाँ, इस चुड़ैल के घर में डोरबेल नहीं है, लेकिन शनाया तो कह रही थी कि रूपल को मेहमान पसंद नहीं है, तो कौन होगा? ना चाहते हुए भी आहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के बाहर एक यंग लड़का खड़ा था। वो दिखने में बहुत ही एक्साइटेड और हैंडसम लग रहा था और वही एक्साइटमेंट उस लड़के की आवाज में भी झलक रही थी। अपने हाथों में लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता पकड़े हुए वो लड़का अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसने कहा, रूपल, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इस दुनिया का सारा प्यार और खुशी देना चाहता हूँ। क्योंकि अपने चेहरे के सामने उस लड़के ने लाल गुलाबों का गुलदस्ता पकड़ रखा था, इस वजह से वो लड़का देख नहीं पा रहा था कि सामने रूपल नहीं आहान खड़ा था। उस लड़के ने अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए गाना भी गाना शुरू कर दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। रूपल, मैं जानता हूँ कि ये शाहरुख का गाना थोड़ा पुराना है, लेकिन मेरी जान, तुम तो जानती हो ना कि प्यार भी पुराना रोग है और इसका मर्ज बस तुम ही हो। एक गाना खत्म करने के बाद उस लड़के ने दूसरा गाना गाना शुरू कर दिया। आहान ने इस लड़के की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या इस बेचारे को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी? शायद इस लड़के को पता ही नहीं होगा कि रूपल जहन्नुम की चुड़ैल है। मुझे तो अभी से इस लड़के पर तरस आ रहा है। जाहिर था कि ये लड़का बहुत सीरियस था, वरना किसी लड़के के दरवाजे पर खड़े होकर कोई ऐसे गाना थोड़ी ना गाता है।
आहान ने फिर बहुत ही हिम्मत करके उस लड़के के गाने को बीच में ही रोकते हुए कहा, भाई मैं रूपल नहीं हूँ, तुम गलत इंसान को प्रपोज कर रहे हो। आहान ने हल्की से खांसी के साथ उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। फाइनली उसे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा था। वो जल्दी से अपने पैरों पर सही से खड़ा हो गया और आहान की तरफ देखकर अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोला, तुम कौन हो और यहाँ मेरी रूपल के घर पे क्या कर रहे हो? उस हैंडसम लड़के की आंखों में अब शक की झलक थी। आहान उस लड़के की हालत को अच्छे से समझ सकता था, इसलिए उसने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया, मैं रूपल का दोस्त हूँ। जवाब सुनकर वो लड़का गुस्से से चलकर आहान के पास गया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। पूरे इंडिया में रूपल का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो लड़का हो। मैं सब जानता हूँ। सच सच बताओ, कौन हो तुम? अपना ये सवाल कहते हुए उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ लाल गुलाबों का गुलदस्ता जमीन पर पटक दिया। आहान ने हेल्पलेस होकर एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दिया और उसने कहा, मैंने कहा ना मैं रूपल का दोस्त हूँ। अब उस लड़के की त्योरियां चढ़ गई। उसने आहान से कहा, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं, झूठे हो तुम। मैं जाकर रूपल से ही पूछ लेता हूँ। अपनी बात कहते हुए वो लड़का अब आहान को हटाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा। वो आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा और आहान ने उस लड़के को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया शायद नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो हैंडसम लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूँ। क्या ये हैंडसम लड़का सच में रूपल का फियांसे था? क्या आहान उसे अंदर जाने देने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए कि आहान ने उसे अंदर आने से मना किया था। वो हैंडसम लड़का आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा। मैंने कहा ना कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। भले ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया शायद नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूँ। आहान ने अपने सामने खड़े उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में वो चुड़ैल इस इमेच्योर और नासमझ लड़के से शादी करने वाली है? इस पॉइंट पर एकदम से आहान के दिमाग में एक ख्याल आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो रूपल शादी करने वाली होती तो शनाया को उसके बारे में जरूर पता होता। जरूर ये लड़का झूठ बोल रहा होगा। आहान ने उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, देखो तुम रूपल के कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। आ गई बात समझ में? लेकिन आहान के सामने खड़े लड़के की जिद भी कुछ कम नहीं थी। उसने आहान को एक जोर का धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मगर वो लड़का आहान की फाइटिंग स्किल्स के बारे में जानता ही कहां था। जैसे ही आहान ने देखा कि ये नासमझ लड़का सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने उस लड़के का हाथ पकड़कर रोक लिया। मेरा हाथ छोड़ो, दुख रहा है। वो लड़का अब दर्द से तिलमिला रहा था। आहान ने फिर उससे सवाल करते हुए कहा, क्या अभी भी तुम्हें ऊपर जाना है? अब क्योंकि वो लड़का मजबूर था, उसने मना करते हुए आहान से कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अब मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस लड़के ने अब आहान की बात मान ही ली थी, तो आहान ने सोचा कि क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए और उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से मैन टू मैन सब्र से बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आहान उस लड़के का हाथ छोड़ने वाला था, आहान ने एक आवाज सुनी। आहान, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो उसका मुंह बन गया। ये सवाल रूपल ने किया था। रूपल के एक्सप्रेशंस को देखकर आहान को सब पता चल गया। उसने मन ही मन में कहा, ये लड़की ड्रामा करने से कभी बाज नहीं आ सकती। जब से ये नासमझ लड़का घर के अंदर आया है, रूपल सब कुछ छिपकर चुपचाप देख रही थी, लेकिन अब ऐसा दिखावा कर रही है जैसे किसी कुछ पता ही नहीं है। रूपल को मन ही मन में बुरा भला कहने के बाद आहान ने उस हैंडसम लड़के के हाथ को छोड़ दिया। हाथ मसाज करते हुए ठीक महसूस करने के बाद उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से सवाल किया, रूपल, ये अजीब सा आदमी कौन है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आहान ने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था।
दूसरी तरफ जब आहान और रूपल ने उस लड़के की ऐसी शिकायत सुनी तो उन दोनों का मुंह बन गया। क्या इस वक्त उनके सामने स्कूल जाने वाला कोई छोटा लड़का खड़ा था? रूपल ने फिर भी बहुत ही पेशेंस के साथ उस लड़के से कहा, ये आहान है, वो ये मेरा फ्रेंड है। अपनी बात कहते हुए रूपल के हिचकिचाने की वजह साफ थी। वो आहान को अपना दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि आहान को शनाया का हस्बैंड मेंशन करने से दोस्त कहना कभी भी बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन जब उस लड़के ने रूपल के ऐसे जवाब को सुना तो वो पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। क्या फ्रेंड? रूपल, बाहर अंधेरा हो रहा है, जल्दी ही रात होने वाली है। ऐसे वक्त पर तुम्हारा ये अजीब सा दोस्त यहाँ क्या कर रहा है? अब तक रूपल के दिमाग में आहान को दोस्त कहने की बात घूम रही थी, लेकिन जैसे ही रूपल ने इस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की कही बात सुनी, रूपल की त्योरियां चढ़ गई। रूपल ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के अपने सामने खड़े हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, रोहन, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है जरा साफ साफ कहो। क्या रूपल का ऐसा रिएक्शन सही था? क्या उसे अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी? रूपल की बात सुनकर रोहन ने पैनिक करते हुए कहा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? रूपल, क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? रूपल, मैं तुम्हारे लिए गाने गा रहा हूँ, रेड रोजेस लेकर आया हूँ, और तुम्हें मेरी बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। रूपल, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? इस पॉइंट पर बेचारे रोहन की आंखें नम हो गई थी। ये बात जाहिर थी कि रोहन रूपल के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस था और रूपल उसे खास पसंद नहीं करती थी। जब इसे रोहन की ऐसी इमोशंस और चीजी बातें सुनी, रूपल की नाक सिकुड़ गई। उसने रोहन से कहा, रोहन, क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम्हारी बातें कितनी अजीब है? और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों धोखा देने लगी भला? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी रहूं, तुम्हें उससे क्या? रूपल इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा ही पत्थर दिल इंसान की तरह साउंड कर रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोहन उसके बारे में क्या सोच रहा था। वो बस इस सब से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। जब आहान ने देखा कि रूपल रोहन के साथ किस तरह पेश आ रही थी, तो आहान को उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के की किस्मत पर तरस आ गया। उसे बेचारे रोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। भले ही शनाया ने 3 सालों में आहान को कोई होप्स नहीं दी थी, लेकिन शनाया आहान के साथ कभी भी इस तरह की बेरहमी से पेश नहीं आई थी। जाहिर था रूपल की बात सुनने के बाद रोहन का रिएक्शन अजीब होने वाला था। वो रूपल के सामने जाकर खड़ा हो गया और रूपल की आंखों से आंखें मिलाकर बोला, रूपल, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारा कोई वास्ता नहीं है? रूपल, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ? हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है। आज न कल तुम्हें मेरी वाइफ बनना है। अब रूपल का सब्र जवाब दे गया। उसने रोहन की तरफ देखकर गुस्से से कहा, फियांसे? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे फियांसे रहो, और अगर हमारे पेरेंट्स ने शादी तय की है तो जाकर उनसे बात करो। तुमसे उन्होंने हाँ कहा होगा, मैंने नहीं। रूपल और रोहन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब वो दोनों थोड़े समझदार हो गए, उन दोनों के पेरेंट्स ने रूपल और रोहन की शादी तय कर दी। तभी से रोहन की नजरों में सिर्फ और सिर्फ रूपल ही थी। वो हर साल रूपल को शादी के लिए प्रपोज करता था, लेकिन हर बार रूपल उसे मना कर देती थी। ऐसा होने के बावजूद भी रोहन ने हार नहीं मानी, लेकिन इस बार रोहन को अपने आने वाले फ्यूचर पर शक होने लगा। रूपल के ऐसे गुस्सैल और नखरेल बर्ताव के बावजूद भी रोहन ने उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। आखिरकार उसने पिछले कई सालों से रूपल से प्यार जो किया था। अपना गुस्सा निकालने के लिए रोहन ने फिर आहान की तरफ देखा। जैसे ही आहान का गुड लुकिंग चेहरा उसकी नजरों के सामने आया, रोहन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, तुम कह रही हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती? क्या ये सब इस कमीने की वजह से हो रहा है? क्या ये मुझसे भी अच्छा है, मुझसे ज्यादा अमीर है, मुझसे ज्यादा हैंडसम है? नहीं ना, मुझसे हैंडसम तो नहीं है। इस कमीने के अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? रोहन इस वक्त बहुत इम्पल्स में था। वैसे उसका इतना इमोशनली ट्रिगर होना जाहिर सी बात थी। रूपल ने जब रोहन की कही ये बात सुनी तो इरिटेट होकर अपनी आंखें रोल कर दी और अपने सो कॉल्ड फियांसे को जानबूझकर इग्नोर करने लगी। जब आहान ने देखा कि रोहन ने जो भी कहा था उस पर रूपल का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, आहान ने अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है। ये रूपल अपने फियांसे की गलतफहमी को क्लियर क्यों नहीं कर रही? एक मिनट,
कहीं ये चुड़ैल अपने फायदे के लिए मेरा नाम तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे ही ये ख्याल आहान के दिमाग में आया, वो रूपल की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। उसने फिर रोहन की तरफ देखकर उससे कहा, अच्छा होगा कि तुम अपने प्रॉब्लम्स में मुझे बीच में न लाओ। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आहान ने अपनी बात कही, रोहन ऑफेंड हो गया। उसने आहान के सामने आकर उससे झगड़ा करने के अंदाज में कहा, लेना देना नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है? तुम मेरे रूपल के साथ मेरी ही पीठ के पीछे सब कुछ कर रहे हो और अब कह रहे हो कि तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। बेशरम कहीं के, क्या तुम अपनी गिरी हुई हरकतों की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हो? इस वक्त रोहन आहान की तरफ आंखों में नफरत लिए देख रहा था। आहान ने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, बल्कि आहान ने रोहन के इमैच्योर स्वभाव के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, ये लड़का बहुत ही नासमझ है। शायद इसी वजह से रूपल जैसे चुड़ैल से प्यार करता है। लेकिन इसने क्या कहा कि मैं रूपल का फायदा उठाकर जिम्मेदारी से पीछे हट रहा हूँ? क्या ये कोई मजाक है? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे इस रूपल से नफरत है। ऐसा ही कुछ इस वक्त रूपल के दिमाग में चल रहा था। उसने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस बेवकूफ आहान से किसने कहा था कि बीच में बात करे? एक तो पहले ही रोहन मेरे सिर पर आकर खड़ा है और ऊपर से आहान का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे अच्छा हुआ रोहन की बातें सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए रूपल के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान छा गई। जब आहान ने देखा कि रूपल उस पर हंस रही थी तो वो चिढ़ गया। अब ये बात रोहन के खिलाफ आहान की नहीं थी। ये फाइट अब रूपल वर्सेस आहान की थी। उन दोनों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि इस वक्त आहान और रूपल रोहन से भी ज्यादा बचकाने बन रहे थे। आहान ने कुछ सोचा और अपना सीना चौड़ा करके रोहन से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी रूपल का फायदा उठाया। अब तुम क्या कर लोगे? तुम कर ही क्या सकते हो? जैसे ही आहान ने अपनी बात खत्म की, रोहन और रूपल दोनों का चेहरा देखने लायक हो गया था। ये बात सुनकर जितनी हैरानी रोहन के चेहरे पर थी, उससे कई गुना ज्यादा शॉक्ड रूपल थी। रूपल ने आहान की तरफ घूर कर देखा और उससे आंखों ही आंखों में बोली, आहान, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब है? आहान ने ये सब सिर्फ रूपल की मजाक उड़ाने वाली हंसी को गायब होते हुए देखने के लिए कहा था। और वैसा ही हुआ। जब आहान ने रूपल को शॉक करने वाले एक्सप्रेशंस देखे, वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगा। उसने भी रूपल की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कहा, हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब हंसो ना, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम क्या करने वाली हो। जब आहान और रूपल के बीच में आंखों ही आंखों में इशारों के साथ बातें चल रही थी, रोहन की हालत बदतर हो रही थी। वो इस पॉइंट पर इतना गुस्सा हो रहा था कि बेचारे के पैर कांप रहे थे। रोहन ने आहान के सामने खड़े होकर उससे कहा, अच्छा, तो तुम अपनी हरकतों को मान भी रहे हो। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस मेरा वेट करना, मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोहन ने आहान को चैलेंज करते हुए कहा। आहान को ये सब बातें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, इसलिए उसने रोहन से कैजुअली कहा, ठीक है, अब जाओ भी। क्या रात में तुम यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हो? हमारे साथ सुनने के बाद रोहन को ऐसा लगा मानो कोई उसके जख्म पर नमक छिड़क रहा था। उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। रोहन आहान को कैसा सबक सिखाने की बात कर रहा था। क्या अब आहान के सर पर एक और नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी? आहान और शनाया के लिए रूपल के घर अगले कुछ दिन कैसे बीतने वाले थे, जानने के लिए सुनते रहिए। जब आहान ने मजाक में ये कह दिया कि उसने रूपल का फायदा उठाया था, रोहन की हालत बद से बदतर होने लगी थी। अच्छा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रोहन ने आहान को चैलेंज करते हुए कहा। आहान को ये सब बातें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, इसलिए उसने रोहन से कैजुअली कहा, ठीक है, अब जाओ भी। क्या रात में तुम यहाँ हमारे साथ रहना चाहते हो? हमारे साथ सुनने के बाद रोहन को ऐसा लगा मानो कोई उसके जख्म पर नमक छिड़क रहा था।
उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। जब रोहन वहां से चला गया, रूपल हैरानी भरी नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये वही बुज़दिल और चुपचाप रहने वाला आहान है? ये इतना कैसे बदल गया? जब शनाया ने मुझसे कहा कि आहान ने उसके लिए यामिनी आंटी से भी बहस की, तो मुझे लगा शनाया बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही थी। क्या आहान ने अभी अभी सच में रोहन से पंगा लिया है? क्या आहान ये नहीं जानता कि रोहन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? या फिर आहान को इस सब से फर्क ही नहीं पड़ता कि रोहन रिवेंज लेने के लिए इसके साथ क्या क्या कर सकता है? मुझे तो उस दिन प्राइड रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ, तभी से इस आहान पर शक हो रहा था। हो ना हो, आहान को देखकर ही उस विकी भाई का रवैया बदल गया था। लेकिन उस दिन आहान ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ भी करके सबका पता लगाना होगा। मुझे जानना है कि इस आहान में इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है। रूपल आहान के इस ब्रेव और बोल्ड अंदाज को देखकर दंग रह गई थी। जब आहान ने उसकी अजीब सी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया, आहान का मुंह बन गया। रूपल, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? सवाल सुनते ही रूपल अपने सेंसेस में वापस लौटी और आहान की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ कहा, पता नहीं, आजकल तुम हवाओं में उड़ने लगे हो, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारे पर काटने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। जब आहान ने रूपल की कही ये बात सुनी, वो कंफ्यूज हो गई। रूपल, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जरा साफ साफ कहो। रूपल आहान को हर वो सवाल पूछना चाहती थी जो उसके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और इस बात का फैसला लिया कि वो आहान से कुछ भी नहीं कहेगी। और रूपल ने उससे कहा, मैं क्या कहूँगी, जाओ जाके खाना बना दो। यहाँ बैठकर टाइम पास करने से अच्छा होगा कि तुम घर के कुछ काम ही कर दो। चलो जल्दी करो, मुझे और शनाया को भूख लगी हुई है। अपनी ये बात कहने के बाद रूपल ऊपर जाने लगी। आहान रूपल की ऐसी बातें सुनकर दंग रह गया। क्या ये चुड़ैल मुझे अपने घर का नौकर समझ रही है? शनाया को भूख न लगी हुई होती तो मैं इस रूपल की एक भी बात न सुनता। ये कहने के बाद आहान किचन की तरफ बढ़ गया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। इस वक्त के दरमियान आहान, शनाया और रूपल ने एक साथ बहुत मस्ती की, बहस भी की और आहान ने बहुत काम भी किया। उन तीनों की लाइफ से परेशानी कोसों दूर थी, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो रहा था। इन 3 दिनों में मिसेस यामिनी गिल का सर दर्द से और इरिटेशन से फटा जा रहा था। एक तो हर रोज शनाया को कम से कम 50 बार कॉल करने के बाद भी शनाया उनके एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। ऊपर से सीमा बुआ जी और रतन ने उनके घर में अपना बढ़िया डेरा जमा लिया था। सीमा बुआ जी ने शनाया के रूम को और रतन ने आहान के कमरे को हथिया लिया था और अब वो दोनों वहीं रहने लगे थे। इतना ही नहीं, मिसेस यामिनी गिल को उन दोनों के लिए दिन का 3 बार खाना और बीच बीच में चलने वाला चाय नाश्ता अकेले ही बनाना पड़ रहा था। सीमा बुआ जी या तो दिन भर सोफे पर फैलकर टीवी देखती रहती और अगर वो करने से मन भर जाता था तो मिसेस यामिनी गिल के कपड़े और गहने पहनकर बैठ जाती थी। मिसेस यामिनी गिल अच्छे से जानती थी कि जब तक सीमा बुआ जी को 25 लाख रुपए कैश में नहीं मिलने वाले थे, वो यहीं उनके सर पर बैठकर उन्हें तंग करने वाली थी। अब मिसेस यामिनी गिल से ये सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से शनाया को कॉल लगाया, लेकिन जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, बहुत देर तक बजने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेस यामिनी गिल ने बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ फोन नीचे रख दिया। अचानक से सीमा बुआ जी ने उनके पास आकर सवाल किया, भाभी, क्या शनाया से बात हुई? वो कब तक वापस आ रही है? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी का ये सवाल सुना, वो अपने होश में वापस लौटी। वो सीमा दीदी, वो मेरी अभी उसके साथ बात हुई है। वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। सीमा बुआ जी नाराजगी के साथ बोली, भाभी, क्या मैं आपको बेवकूफ लग रही हूँ? मैं आपका चेहरा अच्छे से पढ़ सकती हूँ। लगता है शनाया आपकी कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही है। मैंने सही कहा ना? मिसेस यामिनी गिल अपनी ननंद का ये सवाल सुनकर दंग रह गई। उन्हें इस बारे में कैसे पता चल सकता था? मिसेस यामिनी गिल की हैरानी भरी खामोशी सीमा बुआ जी के इस अंदाजे को सही साबित कर रही थी। सीमा बुआ जी ने फिर अपनी भाभी को अल्टीमेटम देते हुए कहा,
भाभी, मैं नहीं जानती कि आप ये कैसे करने वाली हैं, लेकिन अपनी बिगड़ी हुई बेटी को वापस लेकर आइए। अगर मुझे 3 दिन के अंदर 25 लाख रुपए नहीं मिले तो आपकी सारी हरकतें और मनोज शर्मा के साथ आपका रिश्ता मैं पूरे गिल खानदान को बता दूंगी। और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल का चेहरा ही सफेद पड़ गया कि उन्होंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर कर रखा था। सीमा बुआ जी ने और सुनाते हुए कहा, भाभी, वैसे पहले तो आप जो भी कहती थी शनाया वैसा ही करती थी, लेकिन देखिए क्या दिन आ गया है। उस निकम्मे अहान के लिए शनाया ने आपको, अपनी माँ को छोड़ दिया है। आप सच में अपनी बेटी को संभालने में फेल हो गई भाभी। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल को अपनी किस्मत और अपने निकम्मे दामाद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो बुदबुदाने लगी। अहान, तुम्हारी वजह से मुझे कैसे कैसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुमने शनाया को अपनी तरफ से ना किया होता तो शनाया मेरी हर बात मानने को तैयार थी। मेरी ही गलती है। मुझे पहले ही शनाया से डिवोर्स पेपर्स पर साइन ले लेने चाहिए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और अब ये सीमा, ये तो मेरे सर पर ही बैठ गई है। हर दूसरे पल मुझे मनोज शर्मा का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। एक बार शनाया वापस आ जाए तो फिर मैं एक एक करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। भले ही मिसेस यामिनी गिल के दिमाग में इतना सब चल रहा था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस वक्त वो बहुत दुखी थी। अपनी भाभी की ऐसी हालत का फायदा उठाने के लिए सीमा बुआ जी के दिमाग में एक ख्याल आ गया। उन्होंने मिसेस यामिनी गिल को फिक्रमंद लगते हुए कहा, भाभी, वैसे मुझसे अब आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं आपको इस सब का एक उपाय बताती हूँ। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ तो ना ही सिर्फ शनाया वापस घर लौटकर पहले की तरह समझदार बन जाएगी, लेकिन साथ ही वो निकम्मा अहान, उससे भी गिल परिवार और शनाया का पीछा छोड़कर हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की कही ये बात सुनी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उनकी आंखों में अब थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगी। मिसेस यामिनी गिल ने क्यूरियस लगते हुए सीमा बुआ जी से कहा, सीमा दीदी, क्या ऐसा हो सकता है? मगर कैसे? आपके पास कैसा प्लान है? मिसेस यामिनी गिल का सवाल सुनते ही सीमा बुआ जी कॉन्फिडेंट लगने लगी। आखिरकार सिर्फ पैसे मिल जाने से वो सब कुछ भूलने नहीं वाली थी। सीमा बुआ जी को अहान से बदला भी तो लेना था, इसलिए ये प्लान मिसेस यामिनी गिल के साथ ही सीमा बुआ जी के लिए भी बहुत जरूरी था। उन्होंने फिर अपना एक एक शब्द सोच समझ कर कहते हुए अपना प्लान बताना शुरू किया। सीमा बुआ जी बोली, आसान है भाभी, आप पूरे शहर में ये बात फैला दीजिए कि अब अहान आपका दामाद नहीं है। आपकी प्यारी और कामयाब बेटी ने उससे अलग होने का फैसला ले लिया है और इसी वजह से निकम्मा अहान अब से गिल खानदान का जमाई नहीं रहा। जाहिर सी बात है आपका इरादा साफ होगा, शनाया के लिए नया पति ढूंढना। सीमा बुआ जी की कही एक एक बात सुनकर मिसेस यामिनी की आंखों में चमक लौटने लगी। वो ये कैसे भूल सकती थी कि शनाया अब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट की हेड थी और इसी वजह से सभी बड़े बड़े खानदान शनाया के बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे। और जिस तरह का अहान का रेपुटेशन था कि वो एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर था, किसी को भी इस बात से हैरत नहीं होती कि शनाया ने डिवोर्स लिया हुआ है। भले ही अभी तक शनाया और अहान का डिवोर्स हुआ नहीं था। मिसेस यामिनी गिल कुछ ना कुछ करके वो दिन भी जल्दी लेकर आती और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि अब उन्हें रोकने के लिए शेखर गिल भी वहां नहीं थे। जिस तरह की उनकी हालत थी वो इतने जल्दी हॉस्पिटल से वापस नहीं आने वाले थे। इस सब के बारे में कैलकुलेटिव होकर सोचने के बाद मिसेस यामिनी गिल बहुत एक्साइटेड महसूस करने लगी। ये आइडिया उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अगर सच में ये सब मुमकिन हुआ तो मैं शनाया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। ऐसा लड़का जो स्टेटस में गिल परिवार से भी बड़ा हो, ऐसा लड़का जो उस अहान से 1000 गुना बेहतर होगा। मिसेस यामिनी गिल ने मन ही मन में कहा, लेकिन अगले ही पल उनकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने परेशान लगते हुए सीमा बुआ जी से कहा, लेकिन सीमा दीदी, शनाया खुद घर छोड़कर गई है। उसने अहान का साथ देने का फैसला किया है। हम उसे वापस कैसे लाएंगे? और वो तो कभी डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मानेगी भी नहीं।
मिसेस यामिनी गिल का ये सवाल सुनकर सीमा बुआ जी भी कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। ये प्रॉब्लम तो सीरियस थी। शनाया के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन अगर शनाया को कुछ पता नहीं चल पाए तो शायद ये सब मुमकिन था। जैसे ही सीमा बुआ जी के दिमाग में ये ख्याल आया, वो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसने लगी। सीमा बुआ जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी ये हो सकता है, बस हमें शनाया को इस सब के बारे में पता नहीं लगने देना है। आगे हम जो करेंगे उससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मिसेस यामिनी गिल ने ये बात सुनी तो वो क्यूरियस हो गई। अगर ऐसा कोई रास्ता था जिससे आहान को धक्के मारकर गिल परिवार से निकाला जा सकता था, तो मिसेस यामिनी गिल कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, क्या सीमा दीदी ऐसा मुमकिन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम करने क्या वाले हैं? मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी की आंखों पर इस वक्त आहान से नफरत की पट्टी बंधी हुई थी और इसीलिए अपना इरादा पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। मिसेस यामिनी गिल के पूछे हुए सवाल को सुनने के बाद सीमा बुआ जी मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की आग जल रही थी। अपनी भाभी के सब जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने कहा, स्वयंवर। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी अब क्या करने वाले थे? क्या सच में शनाया का स्वयंवर होने वाला था? क्या मिसेस यामिनी गिल अपनी ही बेटी के साथ ऐसा होने देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए।